डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के इस सेशन में पॉलिटिकल थॉट राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जॉन लॉक यानी कि 1632 से 1704 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जॉन लॉक का एक सामान्य परिचय से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी सूचनाएं हैं या जो कंसेप्ट है उसको आज हम लोग फोकस करेंगे इस क्लास में। वैसे तो जॉन लॉक का योगदान अगर देखा जाए राजनीतिक दर्शन में तो जॉन लॉक को प्रायः जोड़ा जाता है इंग्लैंड की 1688 बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। हम लोग क्या देख रहे थे? जॉन लॉक का ऐतिहासिक कालक्रम देखा जाए तो ये मोटे तौर से इसको रखते हैं हम लोग कहाँ 1632 से 1704 के बीच में ना। जॉन लॉक को कितना में रखते हैं? 1632 से 1704 ईस्वी के बीच जॉन लॉक को रखा जाता है, उसके जीवन काल को। जॉन लॉक को उदारवाद का प्रवर्तक, व्यक्तिवाद का प्रवर्तक, अनुभव पद्धति का प्रवर्तक, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रवर्तक और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के मामले में मॉन्टेस्क्यू के बौद्धिक पिता के तौर पर राजनीति विज्ञान में जिस व्यक्ति या जिस विचारक का नाम लिया जाता है निश्चित रूप से वो जॉन लॉक है। तो जॉन लॉक का राजनीति दर्शन में जो योगदान, जो कंट्रीब्यूशन है उनका, उसका एक लंबा इतिहास है। सच पूछा जाए तो वर्णनवाद के संस्थापक के तौर पर भी जॉन लॉक को याद किया जाता है, जिसे आगे चलकर डेविड ह्यूम, बर्कले जैसे रूढ़िवादियों ने आगे बढ़ाने का काम किया। 17वीं सदी में जिस उदारवाद की नींव जॉन लॉक ने रखी थी संपत्ति के अधिकार को लेकर या संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में, उस 17वीं सदी के उदारवाद को 18वीं सदी में जेम्स मिल हुआ, मॉन्टेस्क्यू हुआ, एडम स्मिथ हुआ, हर्बर्ट स्पेंसर हुआ, ये लोग आगे बढ़ाए। लेकिन 19वीं सदी में 17वीं और 18वीं सदी के उदारवाद में एक बड़ा बदलाव आया, जिसे हम सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आकर नए उदारवाद के विचारक सामने आए, जिन्होंने सामाजिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें आपका हेरोल्ड लास्की थे, मैकाइवर थे, जेएस मिल थे, टीएच ग्रीन थे, ये सारे विद्वान थे। लेकिन आप देखेंगे 20वीं सदी में उदारवाद का एक और नया रूप आया, जिसकी नींव 17वीं सदी में ही जॉन लॉक ने रखी थी, जिसे हम नव उदारवाद या समकालीन उदारवाद या स्वेच्छातंत्रवाद के नाम से जानते हैं। और इस नव उदारवाद के प्रमुख प्रवर्तकों में एफ.ए. हेयक का नाम आता है, मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आता है, रॉबर्ट नॉजिक का नाम आता है, आइजिया बर्लिन का नाम आता है। ये सारे प्रमुख नाम हैं जो नव उदारवादी हैं 20वीं सदी के। तो कहने का मतलब यह है कि जिस
लिबरलिज्म जिस उदारवाद की नींव लॉक ने रखी 17वीं सदी में, वो 20वीं सदी ही नहीं, आज 21वीं सदी में भी पूंजीवादी व्यवस्था जिस नींव पर खड़ी है या टिकी है, वो जॉन लॉक का उदारवाद ही है। तो जॉन लॉक का पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़ी तस्वीर, एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। आज केवल जॉन लॉक का इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो आज हम लोग मुख्य तौर से राजनीति विज्ञान में जॉन लॉक को क्यों याद किया जाता है, इस दृष्टि से जॉन लॉक को हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं तो हटा देता हूं। तो चलिए आते हैं, आज जॉन लॉक पर हम लोग अपना डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। जॉन लॉक, आज क्या देखना है हम लोग? जॉन, मैं लिख देता हूं, जॉन लॉक 1632 से 1704 ईस्वी के बीच जॉन लॉक का जीवन काल हम लोग देखते हैं या रखते हैं, जो बोलिए आप। अब जॉन लॉक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पहलुओं पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस टाइप की परीक्षाओं में? यूजीसी एनटीए द्वारा आयोजित नेट, जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में, जो नेशनल लेवल पे होती है। स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो झारखंड में होने वाली आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है जेट, या बिहार में बेट है, इसी तरह की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में भी होते हैं, जहां पर सफल कैंडिडेट को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाने के अवसर मिलते हैं, ठीक है। उसके लिए भी ये सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप इस सेशन के साथ जुड़कर या हमारे करियर फाउंडेशन रांची झारखंड के अंतर्गत इस पॉलिटिकल साइंस के सेशन के साथ जुड़कर अपना नाम रजिस्टर्ड करके आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी इजीली कर सकते हैं। लगभग सबका पाठ्यक्रम एक है, केवल क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न या स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा अलग हटके होता है, पढ़ना वही होता है सबको, ठीक है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं, पहले देखेंगे प्रवर्तक। प्रवर्तक या संस्थापक, जो बोलिए आप। जॉन लॉक किन किन चीजों का प्रवर्तक है, पहले एक बार इस पर सिंपल डिस्कस करेंगे। क्या चीज का प्रवर्तक है? तो जैसे कि एक है आपका उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के प्रवर्तक जॉन लॉक को माना जाता है। और उदारवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? मैं क्लियर कर देता हूं, जॉन लॉक है, ठीक है। अब देखिए, इस उदारवाद के सहारे जॉन लॉक ने पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तव में जॉन लॉक को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि यूरोप में होने वाले परिवर्तनों, खासतौर से जब 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र या संसदीय शासन की नींव रखी गई, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में और आसपास के यूरोपीय देशों में जो एक भारी बदलाव आया, और ये भारी बदलाव स्वतंत्र व्यापार और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को लेकर था। उसी को बनाए रखने के लिए जॉन लॉक ने उदारवाद को एक वैचारिक स्तर पर प्रस्तुत किया, ठीक है। अब देखिए कि जॉन लॉक लिबरलिज्म के प्रवर्तक है। अब ये उदारवाद भी तीन रूप में हमारे सामने आता है। एक है आपका नकारात्मक उदारवाद,
जिसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत उदारवाद या क्लासिकल उदारवाद। ये कहानी है 17वीं और 18वीं सदी की। 18वीं सदी की। इन्हें नकारात्मक उदारवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इन लोगों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप को प्रस्तुत किया और इन लोगों का मुख्य तर्क क्या था? राज्य के अहस्तक्षेप का सिद्धांत। इन लोगों ने स्वतंत्रता समानता को परस्पर विरोधी माना, व्यक्तिगत न्याय पर बल दिया और संपत्ति के अधिकार को सबसे प्रमुख अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन इसका जब दूसरा रूप आया आपका, ठीक है, वो था आपका सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद आया। इसको हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है ना, ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को बोलते हैं आधुनिक उदारवाद। इसी को क्या बोलते हैं? आधुनिक उदारवाद कहते हैं। ठीक है, इसका काल क्या है? 19वीं सदी है। अब इसमें क्या बदलाव आया कि 17वीं 18वीं सदी के उदारवाद की तुलना में सकारात्मक उदारवाद क्या किया कि राज्य के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का समर्थन किया और सामाजिक न्याय के स्थान पर कल्याणकारी राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका थी सकारात्मक उदारवादियों की या आधुनिक उदारवादियों की। इसके साथ ही इन लोगों ने स्वतंत्रता समानता को परस्पर विरोधी न मानकर एक दूसरे का पूरक माना। सारी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो इसमें जो विद्वान हमारे सामने आए, जस्ट मैंने भी बताया था आप सभी को कि लास्की है, मैकाइवर है, टी.एच. ग्रीन है, जे.एस. मिल है, ठीक है, प्रोफेसर किन्स है, एल.टी. हॉबहाउस है, ये सभी नाम यहां से जुड़े हुए हैं। उसके बाद तीसरा एक आता है नव उदारवाद। नव उदारवाद या इसको बोलते हैं समकालीन उदारवाद। समकालीन उदारवाद। समकालीन उदारवाद ये कब का है? ये 20वीं सदी का है। अब ये जो नव उदारवाद है ये फिर से इन्हीं चीजों को स्थापित करने पर बल देता है जो नकारात्मक उदारवादियों ने दुनिया के सामने रखा था। और नव उदारवादियों में मैंने 3-4 नाम आप लोगों को बताया। एक आइजिया बर्लिन थे, एक रॉबर्ट नॉजिक थे, एक मिल्टन फ्रीडमैन का भी नाम आता है और एक F.A. हेयक का नाम आता है। और इन सभी के बारे में इन डिटेल लिबरलिज्म के टॉपिक में हमने पढ़ा है और डिस्कशन किया भी है। ठीक है, तो ये उदारवाद का फैलाव जो 17वीं सदी से लेके आज तक बना हुआ है, इस लिबरलिज्म के प्रवर्तक कौन है? जॉन लॉक हैं। ठीक है, तो एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज जो क्या है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जॉन लॉक और क्या, जैसे कि व्यक्तिवाद का प्रवर्तक। व्यक्तिवाद का प्रवर्तक कौन है? व्यक्तिवाद का प्रवर्तक कौन है? यहां पर एक दूसरा नंबर पॉइंट में आता है व्यक्तिवाद का प्रवर्तक। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि व्यक्तिवाद का प्रवर्तक कौन है? तो ये भी जॉन लॉक ही है। ठीक है, ये कौन है? जॉन लॉक। यानी कि जॉन लॉक उदारवाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ व्यक्तिवाद का भी प्रवर्तक है। लेकिन ये जानना यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर उदारवाद और व्यक्ति के बीच में कैसा संबंध था कि व्यक्तिवाद का भी प्रवर्तक या जनक जॉन लॉक है और उदारवाद का भी जनक या प्रवर्तक जॉन लॉक है। यहाँ समझने वाली बात यहाँ पर मुख्य तौर से ये है कि इसमें एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि प्रथम व्यक्तिवादी कौन था, हमने पढ़ाया है ना, अगर हम कहते हैं प्रथम व्यक्तिवादी कौन था तो आपका आंसर होता है थॉमस हॉब्स।
थॉमस हॉब्स आप बताते हैं आंसर, और ये आंसर आप सही बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहे कि व्यक्तिवाद का प्रवर्तक कौन है, तब आंसर आपका जॉन लॉक होता है, ठीक है। अब क्यों प्रथम व्यक्तिवादी थॉमस हॉब्स है, ये हमने पहले बता दिया है जॉन लॉक से पहले। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर व्यक्तिवाद का प्रवर्तक हम जॉन लॉक को किस आधार पर मानते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमने बताया अभी डिस्कस करके, ऐसे समझिए इसको, उदारवाद का मूल आधार क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां समझने वाली बात यह है, अगर हम उदारवाद का मूल आधार एक लाइन में अगर आपको बताना चाहें या आप समझना चाहें, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता ही मुख्य तौर से उदारवाद का मूल आधार है, ठीक है। अब यहां पर चीज और समझने का प्रयास कीजिए ना, कि उदारवाद का एक और मीनिंग है, लिबरलिज्म का एक और अच्छा मीनिंग है। क्या मीनिंग है? और वो है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र व्यक्ति है। ये भी उदारवाद के बारे में कहा जाता है, खासतौर से राजनीतिक और सामाजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। आर्थिक रूप में तो उदारवाद का पहला जो स्टेज है 17वीं 18वीं सदी का, वो आर्थिक रूप में तो मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समस्त गतिविधियों की कसौटी के तौर पर, केंद्र के तौर पर व्यक्ति को स्वीकार करता है। यानी उदारवाद के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या हुआ? व्यक्ति हुआ, ठीक है। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवाद का मूल आधार है। यानी कि उदारवाद के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति है, और व्यक्ति से व्यक्तिवाद बना है, इसलिए व्यक्तिवाद का प्रवर्तक जॉन लॉक को माना जाता है। क्लियर है ना? आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, अगर लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं तो कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ के आप सभी को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर पे हुआ। हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा क्या ऐसी व्यवस्था है जिसके प्रवर्तक के तौर पर हम लोग जॉन लॉक को याद करते हैं? वो है आपका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पर भी जॉन लॉक को ही याद किया जाता है। यह याद रखना है हम सभी को ना, कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक या किसका देन है पूछे तो हमारा आंसर जॉन लॉक ही होगा। तो ये तीसरी बात है ना, उदारवाद के प्रवर्तक, व्यक्तिवाद के प्रवर्तक के साथ प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है उसका भी प्रवर्तक होने का श्रेय जॉन लॉक को ही दिया जाता है। कैसे? अब हम लोग साबित करेंगे, यहां पे प्रूव करेंगे, वो भी एविडेंस के साथ, ठीक है। जैसे कि हमने उदारवाद और व्यक्ति को जोड़कर ये बताया कि व्यक्तिवाद कैसे उदारवाद का केंद्र बिंदु है। अब देखिए कि हॉब्स के बाद ये याद रखिए कि हॉब्स कौन है? हॉब्स प्रथम अनुबंधवादी है, प्रथम अनुबंधवादी था। यहां तक क्लियर है, हमने पढ़ा दिया है। इसके बाद दूसरा अनुबंधवादी लॉक को माना जाता है।
लॉक को माना जाता है। यानी हॉब्स के बाद राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा जो समझौते का सिद्धांत है या जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट है ना, इसको बोलते हैं राज्य के उत्पत्ति का समझौते का सिद्धांत, या आप कहें अनुबंध का सिद्धांत, या कहें संविदा का सिद्धांत। हिंदी में कई नाम है, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होता है ना। तो हॉब्स के बाद दूसरा अनुबंधवादी जॉन लॉक को माना जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि हॉब्स का अनुबंध जो है, ठीक है, वो व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच होता है, लेकिन उसमें समझौता कराने के लिए एक थर्ड पावर, एक तीसरी शक्ति आ जाती है। क्योंकि वो तीसरा व्यक्ति उस अनुबंध का एक हिस्सा नहीं होता, क्योंकि वह समझौते से पहले नहीं था, बाद में आया, ठीक है, इसलिए उस पर अनुबंध की शर्तें लागू नहीं होती। ये हॉब्स बता रहा है। लेकिन जॉन लॉक क्या बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट यहां पे है। जॉन लॉक ने बताया कि अनुबंध से पहले, यानी कि नागरिक समाज अथवा राज्य की उत्पत्ति से पहले प्राकृतिक दशा में लोग 3 प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करते थे। हॉब्स ने प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक कानून की बात की है, याद रखिएगा। लेकिन जॉन लॉक ने प्राकृतिक दशा में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के प्रयोग की बात की है। तो ये याद रखिए कि जॉन लॉक से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जॉन लॉक, लिख लीजिए, जॉन लॉक का एक तर्क क्या था कि प्राकृतिक दशा में लोग क्या करते थे, लोग प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते थे, प्राकृतिक अधिकार का उपयोग करते थे, ठीक है। ये अधिकार कौन कौन था, तो लिख सकते हैं कि जीवन, ठीक है, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार, ये तीनों जो अधिकार है ये प्राकृतिक अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। और लॉक ने ये तर्क दिया कि अनुबंध से पहले प्राकृतिक दशा में रहने वाले लोग इन अधिकारों का प्रयोग करते थे, इसलिए अनुबंध के बाद जो नागरिक समाज या राज्य अस्तित्व में आता है या सरकार अस्तित्व में आती है, उस सरकार को या उस राज्य को, ठीक है, इन प्राकृतिक अधिकारों पर नियंत्रण रखने या इसे प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। यानी कि हॉब्स ने जहां बल के आधार पर राज्य की अवधारणा प्रस्तुत किया, वहीं जॉन लॉक ने समुदाय की सहमति पर आधारित अपने अनुबंध के विचार को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि हम क्यों प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पर जॉन लॉक को याद करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा है जॉन लॉक के परिचय के अंतर्गत, ठीक है, वो है आपका शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ ले कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसका है, इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो आप बिना सोचे समझे बता दीजिएगा, प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया।
मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत के लिए आदर्श राज्य इंग्लैंड को माना था, लेकिन दुर्भाग्य से संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे अपनाया, और वो भी थोड़ा सा बदलाव करके, चेक एंड बैलेंस की थ्योरी के अंतर्गत। ये शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का सामान्य अर्थ क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सरकार के जो तीनों अंग है, तीनों अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन ठीक है, यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि इस सिद्धांत का संकेत, इस सिद्धांत का संकेत सर्वप्रथम जॉन लॉक ने दिया था। जॉन लॉक ने दिया था। ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, यह दिया था। भले ही प्रतिपादक के तौर पर कौन है? मॉन्टेस्क्यू है, लेकिन संकेत देने वाला जॉन लॉक है। कैसे है? जॉन लॉक अपने प्राकृतिक दशा से अनुबंध की ओर, समझौते की ओर बढ़ने के लिए जो तर्क दिया, जो लॉजिक दिया, उसमें यह कहा गया कि प्राकृतिक दशा में लोग अच्छे हैं, उन्हें प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उस प्राकृतिक दशा में सबसे बड़ी कमी यह थी कि कौन कानून बनाएगा, कौन उसे लागू करेगा और पालन न करने पर दंड कौन देगा, यह व्यवस्था नहीं थी। यानी जॉन लॉक ने प्राकृतिक दशा में यह संकेत कर दिया कि अनुबंध या समझौता इसलिए जरूरी है क्योंकि उस प्राकृतिक दशा में सब कुछ सुखमय है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये तय नहीं है कि कौन कानून बनाएगा। यानी कि विधायिका नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, न्यायपालिका भी नहीं है। तो ये संकेत दिया जॉन लॉक ने, ठीक है। यानी कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का संकेत सबसे पहले जॉन लॉक ने दिया, उसको बाद में मॉन्टेस्क्यू ने विस्तार पूर्वक एक सिद्धांत के तौर पर प्रस्तुत किया। इसलिए बहुत ये इंपॉर्टेंट अपने आप में है कि यही कारण है कि जॉन लॉक को मॉन्टेस्क्यू का बौद्धिक पिता कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले दिनों में पूछा जाता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही कारण है कि जॉन लॉक को मॉन्टेस्क्यू का बौद्धिक पिता कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने जिस शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, उस सिद्धांत का संकेत सबसे पहले जॉन लॉक ने ही दिया था। ठीक है, ये हो गया। हम लोग आगे आते हैं। इस संबंध में अगर हम एक और बात लिखना चाहें, वॉल्टेयर नाम सुना है आपने? थोड़ा कुछ विद्वानों को हम लोग यहां पे कोट भी कर ले, अच्छा रहेगा। वॉल्टेयर आपने नाम सुना होगा, मुझे लगता है बहुत जाना पहचाना नाम है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक दार्शनिकों में वॉल्टेयर का भी नाम आता है। जब 1789 की क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति थी, ठीक है, उस क्रांति के बौद्धिक प्रेरणा स्रोतों में एक नाम है रूसो का। जब रूसो ने ये आह्वान किया, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, तो रूसो के इस आह्वान से क्रोधित हो उठ पड़े या क्रोधित गुस्सा हो गए। कौन? वॉल्टेयर। क्योंकि वॉल्टेयर भी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के ही दार्शनिकों में एक थे। यही वॉल्टेयर ना क्या लिखता है, देखिए, ये 1720 की कहानी है। ये क्या लिख रहा है, देखिए,
ये लिखता है वॉल्टेयर कि लॉक से अधिक संत, ये क्या लिख रहा है? लॉक से अधिक संत, लॉक से अधिक संत असाधारण व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति, ठीक है, लॉक से अधिक संत असाधारण व्यक्ति और सटीक तर्कवादी और सटीक होगा और सटीक तर्कवादी कोई नहीं हुआ। यह वॉल्टेयर जैसे महान दार्शनिक लॉक के बारे लिखा है कि लॉक से अधिक संत, साधारण, असाधारण व्यक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सटीक तर्कवादी कोई नहीं हुआ। ठीक है, यहीं पर एक 5 नंबर वाला पॉइंट हमको समझना है, हम लोगों को 5 नंबर वाला कि अनुभववाद, इसको समझना, इसको बोलते हैं एम्पिरियलिज्म, अनुभववाद। ये क्या है? अनुभववाद को समझने से पहले एक चीज ये पहले समझ लीजिए आप ना, ये जरूरी है कि एक हमने पढ़ाया है अनुभव मूलक पद्धति, अनुभव मूलक पद्धति पढ़ाया है और इसके साथ नाम जुड़ा है अरस्तु का। अरस्तु ने पहली बार अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग करके ही प्राचीन यूनान के 158 नगर राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। हमने देख लिया है इसको, हमने इसको देखा है ना, ठीक है। लेकिन ये अनुभव मूलक पद्धति के प्रवर्तक अरस्तु था, लेकिन अनुभववाद की बात करेंगे तो इसके प्रवर्तक जॉन लॉक को माना जाता है। तो अनुभववाद क्या है? ये जॉन लॉक की चिंतन शैली है, ठीक है, कि चिंतन शैली है, चिंतन शैली या पद्धति जो बोलिए आप। अनुभववाद क्या है? जॉन लॉक की चिंतन शैली है। जैसे कि आपके अरस्तु की चिंतन शैली क्या थी? आगमन पद्धति। और प्लेटो की क्या थी? निगमन पद्धति। हॉब्स की, मैकियावेली की क्या थी? ऐतिहासिक पद्धति। हॉब्स का हम लोग क्या पढ़े? हॉब्स का यांत्रिक भौतिकवाद। और इनका क्या पढ़ रहे हैं? जॉन लॉक का अनुभववाद। अनुभववाद क्या है? अनुभववाद का सीधा मतलब था कि ऐसी दुनिया की सारी चीजें जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंख देख सकती है, महसूस कर सकती है, हम उसको छू सकते हैं, जिसका अस्तित्व है, ठीक है, उसी को जॉन लॉक ने स्वीकार किया। यानी जॉन लॉक दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति या अलौकिक शक्तियों को स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपने चिंतन की पद्धति के तौर पर अनुभववाद को अपनाया, ठीक है, अनुभववाद। तो अनुभववाद क्या है और अनुभववाद को क्यों जॉन लॉक ने अपने चिंतन शैली का मुख्य आधार बनाया, ये भी यहां पर हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर जॉन लॉक को इन डिटेल देखेंगे हम लोग अपने एप्लीकेशन की क्लास में, वहां और बेहतर तरीके से, डिटेल तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और मैं विद्वान को यहां पर कोट करता हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ना, और उस विद्वान का नाम आपका है लेसलेट। क्या नाम है? लेसलेट लिखिएगा ना, लेसलेट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने जॉन लॉक के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना तर्क दिया है। लेसलेट 1960
60। एक नाम ये हुआ, एक नाम है आपका मैकफर्सन। मैकफर्सन 1973 है। और एक और नाम है एस क्राफ्ट। एस क्राफ्ट, ठीक है, इनका ईस्वी है एस क्राफ्ट का आपका 1980। अभी तीनों का नाम हमने क्यों लिखा बता दे रहा हूं कि लेस्लेट 1960, मैकफर्सन 1973 और एस क्राफ्ट 1980, इन तीनों ने क्या किया है कि तीनों ने लॉक को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। जॉन लॉक को अलग अलग तरीके से पेश किया है, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है इन तीनों ने। अब इन तीनों ने जॉन लॉक को कैसे अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, इसी पर अभी हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, तीनों ने किस तरह चीजों को आगे बढ़ाया है। हमने पहले क्या लिखा, लेस्लेट, हटा देते हैं बोर्ड को, लेस्लेट 1 नंबर पे लिखिएगा, लेस्लेट। ये जॉन लॉक को किस नजरिए से देख रहे हैं या जॉन लॉक के संबंध में इनकी राय क्या है, ये जान लीजिए आप लोग। ये कहते हैं कि लॉक न ही व्हिग परंपरा के प्रवर्तक, ये लिख रहा है कि लॉक न ही व्हिग परंपरा के प्रवर्तक। अब आप पूछ सकते हैं कि व्हिग परंपरा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में जब राजनीतिक दलों का उदय हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज का, तो प्रारंभिक सदियों पुरानी 2 पार्टी थी इंग्लैंड में, एक व्हिग और एक टोरी। यही आगे चलकर कई राजनीतिक दलों में बदलते चले गए और वर्तमान में इन्हीं का रूपांतरित रूप है आपका कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सब। तो यह व्हिग एक पॉलिटिकल पार्टी की परंपरा थी वहां पे। तो ये लिख रहा है लेस्लेट कि लॉक न ही व्हिग परंपरा के प्रवर्तक और न ही 1688 की महान क्रांति, इशारा किधर कर रहा है, 1688 की क्रांति की ओर। हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, 1688 की क्रांति की तरफ इशारा कर रहा है लेस्लेट ना, और न ही 1688 की महान क्रांति का समर्थक था। आप समझिए कि आपसे सिंपली कोई पूछ दे लेक्चरशिप के एग्जामिनेशन में कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को किस विद्वान ने उदारवाद का आधार स्तंभ माना था, तो आप झट से बोलिएगा जॉन लॉक, और आपका आंसर सही भी होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन एक विद्वान ऐसा भी है जो मानता था कि जॉन लॉक 1688 की महान क्रांति का समर्थक नहीं था, और ये कौन था, लेस्लेट। याद रहेगा, ये लेस्लेट था। दूसरा है मैकफर्सन, हमने नाम बताया था ना, दूसरा है मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन, जो कनाडा के महानतम राजनीतिक विचारक और दार्शनिक के रूप में इनको याद किया जाता है। मैकफर्सन
73 मैंने पहले बता दिया है। ये क्या बोल रहा है जॉन लॉक के बारे में? ये कहता है कि लॉक क्या था? ये बोलता है लॉक पूंजीवादी व्यवस्था, लॉक पूंजीवादी व्यवस्था का प्रथम सिद्धांतकार था, प्रथम सिद्धांतकार था। यानी कि जॉन लॉक को पूंजीवादी व्यवस्था के प्रथम सिद्धांतकार के तौर पर प्रस्तुत करने वाला मैकफर्सन है। ठीक है। तीसरा मैंने जिस विद्वान का नाम लिया था, ठीक है, वो है एस क्राफ्ट। एस क्राफ्ट यानी कि 1980। एस क्राफ्ट देखते हैं कि जॉन लॉक के संबंध में किस तरह की अपनी राय दे रहा है। एस क्राफ्ट, ठीक है। ये एस क्राफ्ट ने लिखा है कि क्रांतिकारी प्रक्रिया में लॉक की सक्रिय हिस्सेदारी और उनकी मूलवाद की ओर ध्यान दिलाता है। लिख सकते हैं इसको आप कि क्रांतिकारी प्रक्रिया में, ये लिख रहा है क्रांतिकारी प्रक्रिया में लॉक की हिस्सेदारी, लॉक की हिस्सेदारी और उनकी मूलवाद की ओर, और उनकी मूलवाद की ओर ध्यान दिलाते हैं, दिलाती है होगा, सॉरी, दिलाती है। तो ये बात कौन बोल रहा है? एस क्राफ्ट। तो ये तीनों ऐसे आधुनिक महानतम राजनीतिक विचारक हैं, लैचलेट, मैकफर्सन और एस क्राफ्ट। इन तीनों ने जॉन लॉक के राजनीतिक चिंतन को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है। ठीक है। हम लोग आते हैं कि 18वीं सदी के जागरण के वैचारिक पिता जॉन लॉक को माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये तीनों हो गया। अब अगला नंबर जो हमारा अर्थ नंबर पर देखते हैं, 5वां, 6ठा नंबर पे आते हैं। 6ठा नंबर, ये माना जाता है कि 18वीं सदी के जागरण का पिता जॉन लॉक को माना जाता है। अब क्यों माना जाता है बताएंगे। जॉन लॉक को माना जाता है, यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट तथ्य है जो जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन से मिलता जुलता है। ठीक है। 18वीं सदी के जागरण या बौद्धिक क्रांति से हमारा तात्पर्य क्या है? इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में जो बदलाव आया, साथ ही साथ 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस में जो एक नई जागृति आई थी, बौद्धिक क्रांति, उसका जनक, यानी कि 18वीं सदी का बौद्धिक क्रांति का जनक किसको माना जाता है? जॉन लॉक को। अगर आपसे कोई नाम पूछ दे कि किसका, तो ये भी याद कर लीजिए। ठीक है। विशेषकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर रूसो और वॉल्टेयर के, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसो और वॉल्टेयर के। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कहें 18वीं सदी के जागरण का पिता कौन था,
तो जॉन लॉक था। अब ये बोले कि 18वीं सदी के महानतम दार्शनिक रूसो और वॉल्टेयर के मतलब कि बौद्धिक पिता कौन थे, तो भी आंसर होगा जॉन लॉक। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है अपने आप में। उसके बाद है आपका आधुनिक वर्णनवाद, 6-7 नंबर पे। आधुनिक वर्णनवाद का प्रवर्तक भी जॉन लॉक को ही माना जाता है। ये भी याद रख लीजिए। आज हम लोग जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन, उनके विचारों का एक संक्षेप में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आधुनिक वर्णनवाद का प्रवर्तक भी जॉन लॉक को ही माना जाता है। ठीक है, वर्णनवाद का संबंध रूढ़िवाद से है। ठीक है, तो रूढ़िवाद से है मतलब कि वर्णनवाद को कौन बढ़ाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, परीक्षा में पूछा जाता है, ये तो पूछा ही जाएगा कि आधुनिक वर्णनवाद के प्रवर्तक जॉन लॉक है। तो ये भी जानना जरूरी है कि लॉक के वर्णनवाद को आगे बढ़ाने में, माने आगे ले जाने में, आगे बढ़ाने में डेविड ह्यूम और बर्कले की महत्वपूर्ण भूमिका रही, कि महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन अच्छा रहेगा योगदान रहा। यानी कि जिस आधुनिक वर्णनवाद की नींव जॉन लॉक ने रखी थी, उस वर्णनवाद को आगे विस्तार करने में डेविड ह्यूम और बर्कले जैसे महान राजनीतिक विचारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसमें बर्कले से एक और नाम जोड़ सकते हैं, जे.एस. मिल का भी ना, जे.एस. मिल का भी नाम ले सकते हैं, जिन्होंने आपका डेविड ह्यूम और बर्कले के बाद जे.एस. मिल ने जॉन लॉक के वर्णनवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो लगता है कि अब टाइम मुझे अनुमति नहीं दे रहा है, तो 1 घंटा लगभग होने जा रहे हैं, तो कुछ इसमें टॉपिक बच गए हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते, पहले देखिए जनरली होता क्या है ना, कि लोग जब पढ़ाते हैं किसी पॉलिटिकल थिंकर को, तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन जीवन परिचय से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें आ जाएगी जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल थिंकर का पॉलिटिकल साइंस में किस वजह से नाम है, और जिस वजह से नाम है उसको पहले क्लियर करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। इस क्लास को हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कल भर क्लास है, कल भर क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद छुट्टी होगी दशहरा की। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी पूरी कैरियर फाउंडेशन की कोर्सेस में 25% डिस्काउंट दी जा रही है, जिसका नाम है DP25, दुर्गा पूजा 25। इसका आप फायदा उठाइए और जुड़िए कैरियर फाउंडेशन के विभिन्न कोर्सेज के साथ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे, श्याम सर से, पॉलिटिकल साइंस के इस सेशन में, तो आपका वेलकम है। थैंक यू। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूं। एक पूछ रही है कि कितने बजे से क्लास स्टार्ट होती है। क्लास ये जनरली 12 बजे से होती है, एवरीडे 12 बजे से। 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाता है जनरली, लेकिन 12 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को हम प्रयास करते हैं या फ्राइडे को प्रयास करते हैं कि MCQ लेते चले जाएं। इससे पहले हमने एक MCQ लिया था
पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, तो ये क्लास चलती है 12 बजे से। कुछ दिनों के बाद इस क्लास को मैं इवनिंग सेशन में ले जाऊंगा, कि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर इस क्लास को अब इवनिंग सेशन में ले जाइए। देखता हूं दशहरा या दिवाली के बाद। थैंक यू। और कुछ पूछना है?